दारुल उलूम देवबंद को जब आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो कई सारे नाम आपके जहन में आएंगे, कई सारे नाम आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। उसमें से एक नाम आएगा तालिबान का। वो ये मानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने देवबंद में हमारे एकेडमिक कल्चर की शुरुआत की एंड दे फॉलो द देवबंदी एकेडमिक कल्चर। एक औरत थी, उसका नाम था आफिया सिद्दीकी, पाकिस्तानी थी, MIT ग्रेजुएट थी, साइंटिस्ट थी और उसको 86 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हुआ है। वो अपने जीवन में 5, 6, 7 लोगों से मिली। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि वो जिससे मिलती थी, कुछ दिन बात करती थी, वो बाद में फिदाइन बन के फट जाता था। जो आइडियोलॉजी को वो बिलीव करती थी वो देवबंदी आइडियोलॉजी थी। इस्लाम में एक सेक्ट है हनफी सेक्ट, उस हनफी सेक्ट पर देवबंदी आइडियोलॉजी काम करती है। आज का जो टॉपिक इस संगम टॉक्स के सेशन के लिए मुझे मिला है, आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उससे खुद को रिलेट कर पाते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने कभी कोई मदरसा देखा भी होगा। ये बात ठीक वैसी ही है जैसे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे शायद कभी कॉलेज देख भी नहीं पाएंगे, तो वाइस वर्सा। भारत में जो मदरसों की बात है वो शुरू होती है मोहम्मद गौरी के ज़माने से। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जीत लिया तो पहला मदरसा जो है भारत में वो अजमेर में बनाया गया। आज के वक्त में हमको उस मदरसे के होने के कोई भी फिज़िकल प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन जो हिस्टोरियंस ने लिखा या जो बताया या जो हमको अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन मिलता है वो यही बताता है कि पहला मदरसा भारत में मोहम्मद गौरी के ज़माने में आया। मदरसा एजुकेशन जो है वो इस्लाम के इंसेप्शन के ठीक बाद से पूरी दुनिया में है और इसका सीधा सीधा वास्ता इस बात से है कि बच्चों की तरबियत के मायने हैं कि बच्चों का पालन पोषण, उनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हो और उनको तालीम किस तरीके से दी जाए। तो तरबियत और तालीम को देने वाली जो जगह हैं, तालीम मतलब एजुकेशन, जिससे वो दुनिया को जान पाए, तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर के मदरसा एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया के लिए बनाया गया। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जब ये बात करते हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए कि पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव हुए और यहाँ तक कि जो अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वहाँ भी मदरसा एजुकेशन के लिहाज से या इस्लामिक एजुकेशन के लिहाज से बहुत सारे परिवर्तन लगातार होते रहे। हम अगर अरब कंट्रीज़ की बात करें तो जैसे UAE की बात करें तो वहाँ पे जिस प्रकार इस्लामिक एजुकेशन बच्चों को लेना मैंडेटरी है, ठीक उसी प्रकार उनको फंडामेंटल एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी मैंडेटरी है और ये वक्त के साथ हुए बदलाव में हुआ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन सब में मिलाकर के मदरसा एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव पिछले 300 साल में नहीं हुए। और आज के वक्त में हम जिन मदरसों को देख रहे हैं उनमें जो पढ़ाया जा रहा है वो कमोबेश 300 साल पुराना ही है। साथियों, सन 1690 में औरंगज़ेब ने एक स्कॉलर को पर्शिया से बुलाया, उनका नाम था मौलाना निज़ामुद्दीन। और मौलाना निज़ामुद्दीन को लखनऊ में एक जागीर दी, एक महल दिया, एक हवेली दी। उस हवेली को फ़िरंग महल कहते हैं। चूँकि वो पर्शिया से आए थे तो फ़िरंग थे और फ़िरंग को रहने के लिए जो महल, फ़िरंग महल हुआ। और उन्होंने वहाँ बैठ कर के एक
एक बेसिक सिलेबस बनाया, जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम का बेस बना, उसको दर्स निज़ामिया कहते हैं। और ये दर्स निज़ामिया आज भी बेसिक फंडामेंटल सिलेबस की तरह मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। अब जो हम बातें सुनते हैं वो हकीकत जो कमीशन में काम करते हुए हम लोगों ने देखी है, मैं आपके साथ वो शेयर करना, मैं कोई बहुत इस तरीके की भाषण देने वाला नहीं हूँ कि आपको बहुत मोटी मोटी बातें बताऊँ। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ केवल शेयर करूँगा। ये जो कमीशन है जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ, वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, जो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देश में काम करता है, एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तरह। और अपने ग्रीवियंस एड्रेसल के काम के अलावा 3 एक्ट्स ऐसे हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग का काम भी करता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो आप सबने सुना होगा, जुवेनाइल जस्टिस कुछ ने सुना होगा, और आपकी जो जनरेशन है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बेनिफिट्स लेकर के आगे बढ़ी है, तो आरटी आप सबने सुना है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट की मॉनिटरिंग का काम भी चूंकि कमीशन के पास है, इसलिए बच्चों को ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं, उनके एंटाइटलमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए हमने मदरसों के साथ लंबे समय तक काम किया और काफ़ी सारी स्टडीज़ की। आप कमीशन की वेबसाइट पे देख सकते हो, एक रिपोर्ट है, इम्पैक्ट ऑफ एग्जम्पशन अंडर आर्टिकल 15 विथ रेफरेंस टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 21A। आप लोग जो इस सेक्टर में रुचि रखते हैं, रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपका ज्ञानवर्धन उससे होगा। खैर, हम जिन मदरसों की आज बात कर रहे हैं वो वाकई में ये पढ़ाते हैं बच्चों को कि पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज चक्कर लगाता है। वो वाकई ये पढ़ाते हैं बच्चों को कि जो धरती है, जो अर्थ है, वो चपटी है। और वाकई वहाँ 30 बच्चों के क्लासरूम में 2 डेस्क 2 बेंच खाली छोड़ दी जाती हैं, इसलिए कि वहाँ जन्नातों के बच्चे पढ़ेंगे। ये हकीकत है। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चे, क्या लगभग सभी ऐसे होंगे जो आरटीई के साथ साथ पढ़े, मतलब 2009 के बाद आपकी स्कूलिंग रही? कभी पीटे गए स्कूल में? नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि बच्चों को पीटना जो है अब क्राइम है, तो टीचर्स बच्चों को नहीं पीटते। तो स्कूल्स में आप फॉर्चुनेट है कि नहीं पिटे। लेकिन ये जो मदरसे हैं ये बोलते हैं कि आपका टीचर आपको एक वक्त पे 3 थप्पड़ मार सकता है और आप चाहें तो क़यामत के दिन उससे इसका बदला ले सकते हैं। ये सच है। तो हम इन चीज़ों पर हंस सकते हैं क्योंकि हम पर वो बीता नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क में 1 करोड़ 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन पर ये सब बीत रहा है। इस देश में 1 करोड़ 10 लाख बच्चे उन मदरसों में पढ़ते हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। एक एवरेज मदरसे की जो रूटीन लाइफ है वो शुरू होती है सवेरे 3:30 बजे। कैन यू इमेजिन, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो 3:30 बजे उठ जाते हैं? तो 3:30 बजे इन बच्चों का दिन शुरू होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दिन में सो जाते हैं। आप लोग तो सुबह सोने जाते हैं, लेकिन ये सुबह उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है कुरान की तालीम हासिल करेंगे, फिर लंच तक अपनी पढ़ाई करेंगे, लंच के बाद सो जाएंगे, फिर 4 बजे उठेंगे, 4 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक फिर नमाज और पढ़ाई, और 9:30-10 बजे ईशा की नमाज़ के बाद इनको फिर सोने को दिया जाएगा। लेकिन 3:30 बजे सवेरे उठना पड़ेगा। इन बच्चों की उम्र 10-9 साल तक की है। ये सब देश के यंगस्टर्स को मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हो रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये हर जगह हो रहा है। दिल्ली में भी ऐसे सैकड़ों मदरसे हैं, दिल्ली के बाहर भी। देश भर में इन मदरसों की कभी कोई मैपिंग नहीं की गई, कभी कोई मैपिंग नहीं की गई। हम औरंगज़ेब से शुरू हुए थे। पहले हम वो हिस्ट्री वाला पार्ट ख़त्म कर लें जो बोरेंगे,
उसके बाद जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस पर आएंगे वापस। तो औरंगज़ेब ने एक सिलेबस बनवाया जिसको दरस-ए निज़ामिया कहते हैं, और औरंगज़ेब के बाद जो मुग़लों का इतिहास रहा वो काफ़ी लुटने पिटने का रहा, काफ़ी पिटाई हुई उनकी। और औरंगज़ेब के बाद के 150 साल में जब व्यवस्थाएं मुग़ल कोर्ट द्वारा जो इस्टेब्लिश की गई थी छिन्न भिन्न हुई, वहाँ से 1857 आते आते 1857 के आसपास 3 मदरसे थे जो एकेडमिक लिहाज से देश में अपना सिलेबस प्रिस्क्राइब करते थे। एक मदरसा था खैराबाद में, एक मदरसा था दिल्ली के हौस खास, तो आप सब लोग जाते होंगे शाम वाला मार्केट, तो वो हौस खास पे एक मदरसा हुआ करता था, और एक लखनऊ में था। तो एकेडमिक लिहाज से ये 3 मदरसे ऐसे थे जो अपना सिलेबस अलग अलग प्रिस्क्राइब करते थे। 1857 में जब भारत के स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति फेल हो गई, ब्रिटिशर्स का राज पूरी तरीके से आ गया, उसके बाद हुआ ये कि इन मदरसों को जो औफाक से शाही औफाक मतलब जैसे आज गवर्नमेंट एंडोमेंट से जो फंड्स जाते हैं, सरकार से जो इमदाद जाती है, सरकार से जो पैसा जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, आपको भी यूजीसी से पैसा आता होगा, वैसे उस वक्त जो औफाक से पैसा जाता था वो बंद हुआ। और उस वक्त एक मदरसा बनाया गया देवबंद में। ये देवबंद को ज़रूर आप लोग गूगल पर रिसर्च करिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे की दूरी पे है, और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत छोटा सा टाउन है। यहाँ पे मदरसा अरबिया करके पहला मदरसा बनाया गया, एक अनार के पेड़ के नीचे 6 बच्चों को बिठा करके इसकी शुरुआत की गई। लेकिन ये सोचिए कि जब इसका आइन लिखा गया, आइन मतलब जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और ये तय किया गया कि मदरसा किस तरीके से चलेगा, तब बहुत ही फर्मली उसमें ये बात तय की गई कि ये मदरसा किसी भी ज़मींदार, जागीरदार, राजा, फैक्ट्री ओनर की अकेली इमदाद से, अकेले डोनेशन से नहीं चलेगा। और तब ये तय किया गया कि इस मदरसे को चलाने के लिए हमेशा गरीब से गरीब मुस्लिम से डोनेशन लिया जाएगा। ये एक फर्म डिटर्मिनेशन की बात होती है कि आप ये तय करते हो कि हम किसी एक की फंडिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मतलब हम हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। हम सरकार से फंडिंग नहीं लेंगे, हम किसी ज़मींदार से पैसे लेंगे, लेकिन इकलौती किसी की फंडिंग पे, या कोई ज़मीन दे दी कि भाई ये 200 एकड़ ज़मीन है, इसकी खेती से जो पैदा होगा वो इस मदरसे को जाएगा, और उसके अलावा वो फंडिंग नहीं लेगा। उन्होंने ऐसा करने से शुरू में ही मना कर दिया। 1866 से लेकर के 2024 तक, यानी आज तक, ये मदरसा इसी तरीके से फ्लोरिश हो रहा है। इसका नाम है दारुल उलूम देवबंद, प्लीज़ इसको पढ़िए। और दारुल उलूम देवबंद को जब आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो कई सारे नाम आपके जहन में आएंगे, कई सारे नाम आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। उसमें से एक नाम आएगा तालिबान का। तालिबानीज़ जो हैं वो ये मानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने देवबंद में हमारे एकेडमिक कल्चर की शुरुआत की, एंड दे फॉलो द देवबंदी एकेडमिक कल्चर। एक औरत थी, उसका नाम था आफिया सिद्दीकी, पाकिस्तानी थी, उसको प्लीज़ गूगल करिएगा। आफिया सिद्दीकी MIT ग्रेजुएट थी, साइंटिस्ट थी, और उसको 86 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हुआ है। वो अपने जीवन में 5, 6, 7 लोगों से मिली। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि वो जिससे मिलती थी, कुछ दिन बात करती थी, वो बाद में फिदाइन बन के फट जाता था। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो आइडियोलॉजी को वो बिलीव करती थी वो देवबंदी आइडियोलॉजी थी। इस्लाम में एक सेक्ट है हनफी सेक्ट, उस हनफी सेक्ट पर देवबंदी आइडियोलॉजी काम करती है, और दुनिया भर में जो तालिबान हैं वो खुद को बड़े फ़क्र के साथ देवबंदी मानते हैं। देवबंद में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, खैर 1866 में जब ये तय हुआ कि देवबंद बनाया जाएगा, तो सिलेबस कौन सा होगा? तो सिलेबस उन्होंने इन तीनों मदरसों का जो फाउंडेशन कोर्स था
वो दरस निज़ामिया था, तो वही अडॉप्ट किया। बाद में देश में सेक्ट के वाइज, इस्लाम में अनेक सारे सेक्ट हैं, उनके सेक्ट के वाइज कुछ चेंज प्रैक्टिस के आधार पर होता गया, लेकिन जो इस्लामिक लिहाज से फाउंडेशन कोर्स है वो आज भी दरस निज़ामिया है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पिछले 300 साल में इसको कभी पलट के नहीं देखा गया, कभी बदला नहीं गया। अब बात ये आती है कि जो हम लोगों ने कमीशन में काम करते हुए अलग अलग सरकारों से, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि भाई बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हो क्या रहा है, मदरसे कितने, तो बड़े अजीब से जवाब हमको मिले। हमको मदरसों का नंबर बताया गया कि 19-20 हज़ार मदरसे हैं देश में और 19-20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो फैक्ट्स थे या जो फिगर्स थे वो चौंकाने वाले थे, इसलिए हमने इसको फर्दर एनालाइज करने की कोशिश की, फर्दर इंक्वायर करने की कोशिश की। आप में से कुछ लोगों ने सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बारे में पढ़ा सुना होगा, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके बीच में बात रखते जा रहा हूँ, आप एनालाइज करिएगा, पढ़िएगा। जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट में जो आंकड़े रखे गए वो झूठे हैं, वो गलत हैं और गुमराह करने वाले। मसलन जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों के केवल 4% बच्चे जो हैं वो मदरसों में पढ़ रहे हैं, लेकिन फुट नोट में ये था कि ये 7 से 9 साल की एज ग्रुप की। फुट नोट में ये भी था कि वो मदरसे हैं जो किसी मस्जिद के साथ अटैच्ड नहीं है, और जो डेटा सोर्स उन्होंने यूज़ किया वो यूडाइस था। आप में से कुछ लोग एजुकेशन से, अगर एजुकेशन के कोर्सेज से, बीएड से या डीएड से वास्ता रखते होंगे तो आप यूडाइस समझते होंगे। मैं आपको यूडाइस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ये वो क्लास नहीं है कि यूडाइस के बारे में आपको बताया जाए। यूडाइस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेटाबेस मेंटेन करने का सिस्टम है, जिसमें सारे मुल्क में जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो जिन स्कूलों में या जिन इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, उनका नंबर होता है यूडाइस। तो उनका डेटा सोर्स क्या था? यूडाइस। यानी जो सरकार के मैपिंग के दायरे में मदरसे हैं वो केवल उन्हीं की बात कर रहे थे, और अगर 19-20 लाख बच्चों की वो बात कर रहे हैं तो केवल उन मदरसों की बात कर रहे हैं जिन मदरसों पे सरकार का किसी न किसी रूप में कंट्रोल है या सरकार का कहीं इंटरवेंशन है, इंटरफेरेंस है। उन मदरसों की बात जस्टिस सच्चर कमेटी ने कभी नहीं की जो इस सबसे दूर है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब दारुल उलूम देवबंद की शुरुआत हुई तो उन्होंने पहली बात क्या तय की? हम सरकार से फंडिंग नहीं लेंगे, हम सरकार से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेंगे, हम सरकार से किसी भी प्रकार का एक्रेडिएशन या एफिलिएशन नहीं लेंगे। आज देश में 90% मदरसे दारुल उलूम देवबंद से एकेडमिक एफिलिएशन रखते हैं, जिनका सरकारों से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक, कभी भी, कहीं भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो जब हमने इसको फर्दर एनालाइज किया तो हमने 3 अलग अलग कैलकुलेशंस की। हमने एक कैलकुलेशन की, यूडाइस की डेटा को हमने उठाया कि मुसलमानों के कुल कितने बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। 15-16 का डेटा यूडाइस का अवेलेबल है, आप लोग देखिएगा। तो मुसलमानों के 2.7 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों में इनरोल्ड हैं, इंक्लूडिंग ये बच्चे जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसों में। ये रिकॉग्नाइज्ड मदरसे जो हैं वो रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, बट टू सम एक्सटेंट दे आर इम्पार्टिंग फंडामेंटल एजुकेशन ऑल्सो, नॉट इन टोटल। तो 2.7 करोड़ बच्चे यहाँ जा रहे थे, लेकिन कुल बच्चे मुसलमानों के थे 3.8 करोड़ एज पर द सेंसस डाटा। तो 1.1 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो स्कूलों में नहीं हैं, यानी कि वो कहाँ हैं? मदरसों। हमने दूसरा डेटा सोर्स जो कैप्चर किया, अगर हम 4% को ही बेस मान लें, हम जस्टिस सच्चर कमेटी की बात मान लें, लेकिन हम उसको डेटा सोर्स के साथ भी तो वैलिडेट करेंगे। तो डेटा सोर्स जब आपका यूडाइज है और हम ये मान लें कि 4% बच्चे 7 से 9 साल की एज में यूडाइज एफिलिएटेड मदरसों में है, तो बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो फिगर भी आपका 1.1 करोड़ ही आएगा। हमने 3 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया, मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बताया है, आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको मदद मिलेगी समझने में और पढ़ने में। तो 1 करोड़ 10 लाख बच्चे हमारे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग देश के 70 से 80 हज़ार मदरसों में हैं,
ये वो मदरसे हैं जो अनमैप्ड हैं, अनरिकग्नाइज्ड हैं, जिनके बारे में सरकारों को नहीं पता। देश में 3 तरीके के मदरसे हैं, एक रिकग्नाइज्ड जो सच्चर कमेटी बताती है, दूसरे अनरिकग्नाइज्ड जिनके पास सरकार कभी एफिलिएशन देने गई या वो सरकार के पास एफिलिएशन लेने आए, और तीसरे वो जो ना कभी सरकार के पास गए ना सरकार उनके पास आई। सरकारों ने ये सोचा कि हम पैसा दे देते हैं तो सब एफिलिएशन ले लेंगे, हम पैसा दे देंगे तो सब हमारे कंट्रोल में आएंगे। लेकिन जो लोग 1866 में ये तय कर चुके हैं कि हम पैसा ही नहीं लेंगे, क्योंकि ये बात तो ब्रिटिशर्स ने भी सोची थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का कुछ समय ऐसा रहा जब पूरी दुनिया में एक खलीफत आंदोलन हो रहा था। खलीफत आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं खिलाफत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खलीफत की बात कर रहा हूँ। जब ये तय किया गया कि जो टर्की का खलीफा होगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, हम पूरी दुनिया पे इस्लामिक शासन स्थापित करेंगे, तब खलीफत आंदोलन की शुरुआत हुई। खलीफत मूवमेंट था। तो खलीफत मूवमेंट का जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव था वो दारुल उलूम देवबंद था। और दारुल उलूम देवबंद केवल एक मदरसा या एफिलिएटेड मदरसों की चेन नहीं है। दारुल उलूम देवबंद, मैं सही कह रहा हूं इसलिए वो गिर के बता रहा है कि मैं सही कह रहा हूं। दारुल उलूम देवबंद ने कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए। जैसे आपने कुछ दिन पहले तबलीगी जमात सुना होगा, कोविड के समय काफ़ी नाम आया, एस्टेब्लिश्ड बाय दारुल उलूम देवबंद। एक और है राब्ता मदारिस अरेबिया। राब्ता मदारिस अरेबिया ये तय करता है कि देश के सारे मदरसे जो हैं वो एकेडमिक लिहाज से देवबंद से जुड़े रहें। एक और इंस्टीट्यूशन उन्होंने शुरू किया, जमीयत उलेमाए हिंद। इस देश में जितने उलेमा होंगे वो कहीं से एकेडमिकली कंट्रोल रहें, तो वो जमीयत उलेमाए हिंद। अब ये जब आप इंटरकनेक्शंस देखते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि एंग्लो अरेबिक मदरसे बना दिए जाएं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका विरोध किया, बोले नहीं, एंग्लो अरेबिक मदरसे बनेंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। सारे लोगों ने विरोध किया और एंग्लो अरेबिक मदरसे नहीं बने, वो ठीक था। लेकिन आज़ादी के आंदोलन में खलीफत मूवमेंट का कितना योगदान है और कितना हमको पढ़ाया गया, ये फर्दर रिसर्च का टॉपिक है। क्योंकि दारुल उलूम देवबंद अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं, मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ वो फैक्ट्स पे हैं और उनके सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। आप मुझसे पूछोगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, दिखाऊँगा। देवबंद खुद ये कहते हैं, दारुल उलूम देवबंद, कि 1920 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जो फ्रीडम मूवमेंट के नेता थे, उनको देवबंद के स्कॉलर्स जाके बताते थे कि आपको अब क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम मूवमेंट चलता था। वो बड़ा तकलीफ जाहिर करते हैं इस बात पे कि मुल्क जिस दिन आज़ाद हुआ वो रमज़ान का आखिरी जुमा था, और वो अनफॉर्चुनेट मानते हैं इस बात को कि जमहूरियत के कारण इस्लामिक शासन वापस नहीं आ पाया। जमहूरियत मतलब लोकतंत्र, तो दे डोंट बिलीव इन लोकतंत्र, दे बिलीव इन इस्लामिक शासन जो नहीं आ पाया, जिसके लिए वो बच्चों को तैयार करने का काम आज भी कर रहे हैं। जब हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये अपने आप में ख़तरनाक है कि आपके देश के 1 करोड़ 10 लाख बच्चे उस सिस्टम में फंसे हुए हैं जहाँ अभी भी ये बताया जाता है कि कोई भी आज़ादी तब मायने रखती है जब 100% इस्लामिक शासन वहाँ पे लागू हो जाए। ये ख़तरनाक है। आखिरी जो पैट्रन हुए दारुल उलूम देवबंद के, उनका नाम था मौलाना अशरफ अली थानवी। मौलाना अशरफ अली थानवी ने कई सारी स्पीचेस दी, कई सारी किताबें लिखी। मौलाना अशरफ अली थानवी की स्पीचेस के आधार पर छपी हुई किताबें और उनकी लिखी हुई किताबें मिला के 1000 के ऊपर होती हैं, जिनको देवबंद के अलग अलग कुतुब खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेसेस छापते हैं। उनमें एक किताब है बाहिश्ती ज़ेवर। बाहिश्ती ज़ेवर वो किताब है। अब देखिए, उलेमा काउंसिल हो गई एक, जमीयत उलेमा हिंद,
तो जो मौलाना, जो काजी जो कुछ करेंगे उसको कंट्रोल जमीयत करेगा। जमीयत उलेमा हिंद कहाँ से एकेडमिक कंट्रोल हासिल करेगा? देवबंद से हासिल करेगा। अब जब निकाह होता है तो निकाह में एक सोशल कस्टम बनाया गया कि बाहिश्ती जेवर जो है लड़की के साथ दहेज में जाएगी। और ये बाहिश्ती जेवर इतनी खतरनाक किताब है कि एनसीपीसीआर को बाकायदा नोटिस इशू करके देवबंद के सहारनपुर के कलेक्टर से ये बोलना पड़ा कि भाई ये किताब हटवाओ ज़रा वेबसाइट से। अब ऐसा क्या था उसमें? वो लेजिटिमाइज करती है माइनर्स के साथ इंटरकोर्स करना, वो तरीके बताती है माइनर्स के साथ या जानवरों के साथ इंटरकोर्स करने के। क्या ऐसी किताब बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए? तो जो कस्टमरी प्रैक्टिस की तरह लोगों के जहन में उतार दी गई, उन चीज़ों को हटाने के लिए हमको कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। ये इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। खैर, वो किताब उन्होंने हटाई। हमारा उन लोगों से लगातार वाद विवाद, संपर्क, संदर्भ चलता रहता है। लेकिन इसका वे फॉरवर्ड क्या है? ये केवल मदरसे तक सीमित नहीं है। जब आप मदरसे से समाज को दिशा देने की काम करते हो तो वो फतवे इशू करते हैं। दारुल इफ्ता भी दारुल उलूम देवबंद ने बनाया। फतवे मैंडेटरी इन नेचर नहीं होते, फतवे सुओ मोटो नहीं होते, फतवे मुफ्ती के नीचे कोई नहीं। मुफ्ती मतलब शायद आप लोग समझते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आलिम बनते हैं, आलिम फाजिल, और उसके बाद जो हाईएस्ट डिग्री होती है इस्लामिक लिटरेचर पढ़ने की वो मुफ्ती होती है। मुफ्ती इज़ एंटाइटल्ड टू इशू फतवा, लेकिन फतवा ऑन डिमांड होगा। और फतवे की डिमांड्स जो हैं वो तब होती हैं, वो एडवाइस है। मान लीजिए आज यहाँ पे संगम टॉक्स वालों ने मुझे बुलाया, मेरा इनसे झगड़ा हो गया, और हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ शरिया का शासन है, या हम शरिया में दोनों लोग बिलीव करते हैं, तो हम मुफ्ती के पास जाएंगे अपना झगड़ा लेके, मुफ्ती हमको एडवाइस करेंगे झगड़ा सॉल्व करने के लिए। तो दारुल इफ्ता ने कई सारे फतवे जो है वो जारी किए, और उन फतवों में ये भी शामिल है कि अगर लड़कियों की उम्र 12-13 साल हो गई है तो उनको को एजुकेशन वाले स्कूल से हटा लीजिए। वो ये भी कहते हैं कि लड़कियों को अगर हिजाब नहीं पहनाया है तो स्कूलों में मत भेजिए। जिस स्कूल की यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल नहीं है वहाँ से लड़कियों को निकाल लीजिए। तो बहुत देर तक, बहुत धीरे धीरे जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप पेनिट्रेट करते हैं, तब जाके दुनिया में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि आप पॉपुलेशन के एक हिस्से को डिस्क्रिमिनेट कर दें उनके एंटाइटलमेंट से। और ये सब कुछ इस तरीके से होता है कि हम ये मान लेते हैं कि ये ठीक है। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन यही काम करते हैं। अब बच्चों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 21A की जो हम बात कर रहे थे अभी, 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया। आप में से कुछ लोग शायद फ्यूचर में लॉ पढ़ोगे या लॉ पढ़ रहे होगे या कभी पॉलिसीज़ बनाने का काम करोगे देश के लिए, इसलिए मैं ये आखिरी बात आपके बीच में बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 21A जब इंसर्ट किया गया तब उसमें यह कहा गया कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, फ्री एंड कंपलसरी। और ये कैसे होगा, इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। सरकार ने कानून बनाया जिस कानून को राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है। 2012 में तब की सरकार ने इस कानून में एक अमेंडमेंट किया और ये लिखा कि प्राइमरीली रिलीजियस एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूशन इस कानून के दायरे के बाहर रहेंगे, यानी मदरसाज आरटीई के एम्बिट के बाहर हो गए। अब यहाँ पे हमको अपनी बुद्धि लगानी है कि आरटीई एक्ट के बाहर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत लिबर्टी मिली हुई है अपने रिलीजियन को प्रचार करने की। वो कम्युनिटी का राइट है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 मिला करके ये कहते हैं कि किसी कम्युनिटी को अपनी बात कहने के लिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने का अधिकार होगा। तो वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कम्युनिटी के राइट्स हैं।
आर्टिकल 21A जो है वो किसका राइट हुआ? वो राइट किसका है? बच्चों का। और चूंकि बच्चे खुद का अधिकार मांग नहीं सकते, इसलिए उस राइट को बच्चों तक पहुंचाने की ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी सरकार को। आप आर्टिकल 15 पढ़िएगा कभी। आर्टिकल 15 ये कहता है कि बच्चों और औरतों के लिए सरकार को कोई स्पेशल प्रोविजन करने से कोई भी चीज संविधान की रोकेगी नहीं। तो ये आर्टिकल 15 का भी पार्ट हो सकता था जब वो कहती है सरकार को रोकेगी नहीं, लेकिन सरकार करेगी। और ये आर्टिकल 21 के साथ जोड़ा गया। क्योंकि बता पाएगा कि आर्टिकल 21 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? वेरी गुड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्राइवेसी, सब कुछ उसमें शामिल। 1979 के जजमेंट से उसमें प्राइवेसी भी है। तो लेकिन आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए प्लीज। तो आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ है और आर्टिकल 21A को राइट टू लाइफ के साथ जोड़ा गया। यानी कि बच्चों की शिक्षा बच्चों के जीवन के अधिकार का हिस्सा है, विच शेल प्रिवेल ऑन एवरी अदर थिंग। तो क्या कम्युनिटी का राइट प्रिवेल करेगा अपने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का, या बच्चों का राइट प्रिवेल करेगा जीने का, सम्मान से जीने का, शिक्षा के साथ जीने का? ये सवाल है। 1,10,00,000 बच्चे अपने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट से महरूम है और ये बात देश में कोई करता नहीं। यूनिसेफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबने सुना। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? हमने एक दिन यूनिसेफ को बुलाया कमीशन में। हमने उनसे बोला कि आप पूरी दुनिया में काम करते हो, बड़ा बड़ा काम करते हो, अच्छा काम करते हो, आओ मदरसे के बच्चों को स्कूल लाने पे काम करें। बाय गॉड उस दिन से भागे, आज तक मेरे पास आई नहीं आते, कोई बात नहीं करना चाहता। इस स्टिग्मा को तोड़ना तो पड़ेगा ना, कभी तो हमको ख़त्म करना पड़ेगा। हमने देश भर में ये बोला कि भाई मदरसों में जो बच्चे हैं उनकी मैपिंग कर लीजिए, कितने बच्चे मदरसों में हैं। एक 3-4 महीने पुरानी बात है। ये देवबंद के बगल में मुजफ्फरनगर का एक गांव था। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर बगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से। एक बच्चा एक मदरसे में रहता था, वहीं पढ़ता था, 17 साल का था। अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार फैसिलिटेशन सेंटर पे गया। उसने अपना फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे जब दिया तो उसने अपना कुछ नाम बताया। तो जो आधार फैसिलिटेशन सेंटर वाला जो ऑपरेटर था उसने बोला तुम्हारा नाम ये नहीं है, ये फिंगरप्रिंट्स पहले से डेटाबेस में मौजूद है। एक आधार कार्ड उसका बना हुआ आया और उसके साथ बच्चे की किस्मत अच्छी थी, एक नंबर लिंक्ड था। उस नंबर पे उन्होंने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के देवरिया में फ़ोन लगा है। ये बच्चा 8 साल पहले 9 साल की उम्र में चंडीगढ़ से खो गया था अपने माँ बाप से, मिसिंग कंप्लेंट फाइल थी। 8 साल बाद जब वो आधार कार्ड बनाने गया तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी थी। वो एक हिंदू फैमिली का बच्चा था, उसको मुसलमान बना दिया गया था। ये हम तक कंप्लेंट आई। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मदरसे का मैनेजर ताला लगा के भाग गया। हमने ताला वाला तोड़वाया, रिकॉर्ड निकाला, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड्स हमको आज तक नहीं मिले हैं। बच्चे की किस्मत अच्छी थी, जो बच्चा अपने माँ बाप से रीयूनाइट हो सका, ऑल थैंक्स टू आधार। उसके कुछ दिन बाद कर्नाटक प्रोग्रेसिव स्टेट है, काफ़ी तरक्की हुई है कर्नाटक, कई चीज़ों में आगे, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में एक मदरसा विज़िट करने के लिए हम लोग गए। मुझे किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को विज़िट करने का मैंडेट है बाय एक्ट जहाँ पे बच्चों को हाउस किया गया हो। वो मदरसा एक यतीम खाना चलाता था। कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग स्थिति है। मदरसा ही यतीम खाना चलाता था, 200 बच्चे वहाँ पे थे। जब हमने, और वो दारुल उलूम देवबंद से एफिलिएटेड था।
उसका एकेडमिक एफिलिएशन वहाँ से था। किसी बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं था वहाँ पे। मज़े की बात, हमने जब बोला स्टेट गवर्नमेंट को कि एक्शन लीजिए, यतीम खाने को बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चला सकते हैं देश में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उल्टा मेरे ऊपर एक एफआईआर लॉन्च कर ली। तो लेकिन अभी भी जब हम उनसे रेगुलरली पूछ रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर लॉन्च की ट्रेस पासिंग की, इलीगल ट्रेस पासिंग 447, 448, 295A की नॉन बेलेबल सेक्शंस में एक एफआईआर दर्ज की है। लेकिन क्या ऐसा करने से हमको अपना काम रोक देना चाहिए? क्योंकि ये केवल कर्नाटक नहीं है, ये केरल में भी है, ये वेस्ट बंगाल में भी है, ये यूपी में भी है, ये एमपी में भी है, ये सब जगह है। तो आज भी 80 बच्चों के बारे में वो मदरसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया कि उसके पास कहाँ से आए, कैसे आए, वो कैसे इन बच्चों को रखे हुए था। और वो मदरसे की हालत ये थी कि 10 बाई 10 के कमरे में 8 बच्चों को रखा जाता था। उस मदरसे की हालत ऐसी थी कि जिस मस्जिद में नमाज वाले जो हॉल्स थे उन्हीं में बच्चों को सोना पड़ता था। और उस मदरसे की हालत ऐसी थी कि 1,500 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टीज थी। उस मदरसे ने बाकायदा एक स्कूल चलाया हुआ था, जो मदरसे की बिल्डिंग थी उसमें, जो एफिलिएटेड था गवर्नमेंट से, पर ये 200 बच्चे उस स्कूल में दाखिल नहीं थे। ये अपने फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन से महरूम थे। ऐसा पूरे देश में जगह जगह पे किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग जब यहाँ से पढ़ के बाहर निकलेंगे, बहुत से लोग गवर्नमेंट्स में जाएंगे, कुछ शायद वकील बनेंगे, कुछ शायद KPMG, डेलॉयट, EY टाइप की कंपनीज में भी जा सकते हैं, जो देश के लिए, दुनिया के लिए पॉलिसीज़ बनाने का काम करेंगे। कुछ थिंक टैंक्स में जाएंगे। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि ये भी बच्चे हैं, जिन बच्चों के अधिकार हैं, जिनसे वो महरूम हैं, उनको वो दिलाने के लिए जब आप पोजीशन एंड पावर हो, प्लीज़ कोशिश करिए। आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने का मेरा मकसद केवल यही था।